जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी अखंड भारत के विद्वानों को इस कैटलिस्ट पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप सभी इस चैनल को देख रहे हैं। देखने के दौरान इसको सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि समय समय पे आपको वीडियो मिलते रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी जो है आप अपना सुझाव देंगे जिसके हिसाब से इसको और भी बेहतरीन बनाया जा सके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिक्षा नीति को देखा और पिछले वीडियो में ही मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसमें आप जो है इस 12th के सिलेबस को बारीकी से समझेंगे। तो आज हम लोग 12th के सिलेबस को देखने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज जो है कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है, कितने पीरियड का चैप्टर है, ये सभी को समझेंगे। सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि कई बच्चे जब पढ़ने आते हैं कहीं दूसरे जगह से भी, तो पूछा जाता है कि तुम कौन सा चैप्टर पढ़े पिछले क्लास में या पिछले जगह, तो वो बोलता है पहला पार्ट पढ़े, दूसरा पार्ट पढ़े। तो उन बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप ऐसा नहीं कहें, आप जो चैप्टर पढ़ें वो चैप्टर की पूरी जानकारी जो है टीचर को दें कि कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका नाम बताएं। ये पहला दूसरा वाला कहानी नहीं कहें कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो आज चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस 12th के सिलेबस को। इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। इस सिलेबस में हम लोग देख रहे हैं कि केमिस्ट्री के यहाँ आपको 3 ब्रांच मिलेंगे। एक ब्रांच है इसका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ब्रांच रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा ब्रांच रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे केमिस्ट्री के तो कई ब्रांच हैं, लेकिन मेनली जो है हम लोग 3 ही ब्रांच को इस इंटरमीडिएट में देखते हैं। एक चौथा ब्रांच भी है, बहुत छोटा टॉपिक है जो इंक्लूड हुआ है पिछले कुछ सालों में, बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो इस फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। तो पहले इस फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन ये सिलेबस में आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि बिहार इंटरमीडिएट में तो नंबर का फ्लैक्चुएशन होता है, आप लोग पिछले जो है एग्ज़ाम में भी देखे होंगे, और पिछले जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ाम में आप लोग मिला करके देखेंगे क्वेश्चन वगैरह, तो आपको लगेगा कि चैप्टर में सिलेबस कह रहा है कि
जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, इससे कह रहा है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम में। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि इसे 8-8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल में है। सीबीएसई के एग्जाम में जो है ऐसा नहीं है, उसमें फिक्स जो चैप्टर में जो टॉपिक दिया रहेगा, जितने नंबर रहेंगे उतना ही नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन बिहार इंटरमीडिएट के एग्जाम में होता है। सॉलिड स्टेट से जो है, इससे हमारे एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन से 5 नंबर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। केमिकल काइनेटिक्स से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है और सरफेस केमिस्ट्री से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो न्यूमेरिकल बेस भी हैं। तो इससे हमारे एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल भी रहता है और बाकी जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन डेरिवेशन को लेकर के भी इससे रहता है। सरफेस केमिस्ट्री, इस फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर जो है सरफेस केमिस्ट्री, ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है और हमारे इन्वायरमेंटल साइंस से थोड़ा बहुत ही इसमें जो टॉपिक है वो मिलता जुलता भी है। अब देखते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसको जो है आप देखेंगे सिलेबस में एक और नाम से भी इसको जाना गया है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। दूसरा है पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है या प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, इससे हमारे एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन है। पी ब्लॉक एलिमेंट से जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक से 5 नंबर का क्वेश्चन है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में जितने भी चैप्टर हैं, इसमें कोई भी चैप्टर न्यूमेरिकल बेस नहीं है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रीजनेबल आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूज करके कंपाउंड का भी फंक्शन पूछा जाता है। अब है तीसरा ब्रांच इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एक चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद है पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल्स,
और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन से 4 नंबर का क्वेश्चन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से 4 नंबर का क्वेश्चन है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड से 6 नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से 4 नंबर का क्वेश्चन है, पॉलीमर से 4 नंबर का क्वेश्चन है, बायोमॉलिक्यूल से 3 नंबर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 3 नंबर है। अब हम लोगों को इसमें ये समझना है कि ये 12th के सिलेबस में जो भी चैप्टर है, इस चैप्टर का रिलेशन 11th के किस किस टॉपिक से है। चूंकि जब हम लोग इस सिलेबस को देखेंगे, इस 12th के केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो 11th के हैं जो इनके साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। उसके बाद ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों को देखने में लग रहा है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स एक चैप्टर है, अल्कोहल फिनॉल ईथर एक चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड एक चैप्टर है, ये सब एक एक चैप्टर है। जबकि हम लोग इसको ब्रीफली देखते हैं तो हमारे अनुसार हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स ये दोनों ही चैप्टर को मिला करके एक चैप्टर बनाया गया है। तो अगर हम हेलो एल्केन को अलग और हेलो एरीन्स को अलग करके पढ़ें और फाइनली फिर इन सबों को जोड़ दें कि आखिर क्या वजह है कि हमारे सिलेबस में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को एक साथ रखा है। अल्कोहल फिनॉल ईथर जो है ये अपने आप में अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 12th के सिलेबस में ये जो है 3 चैप्टर को मिला करके एक चैप्टर बनाया। इसका वजह एक देखने को मिलता है कि कुछ इसका केमिकल बिहेवियर है जो आपस में मिलता जुलता है, जिसके वजह से जो है इन सबों को एक साथ रखा गया है। हम लोगों को इसमें जो स्टडी करना है उसमें हम लोग अल्कोहल को अलग पढ़ेंगे, फिनॉल अलग पढ़ेंगे, ईथर अलग पढ़ेंगे और फिर फाइनली ये तीनों चैप्टर को मिला करके तब हम लोग देखेंगे कि आखिर इन तीनों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं और क्या वजह है कि इन तीनों को हमारे सिलेबस में एक साथ रखा है। उसी प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। हम लोग जानते भी हैं जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। हो सकता है इसका बिहेवियर जो है एक दूसरे से आपस में मिलता हो, इसीलिए ये इस चैप्टर में ये तीनों टॉपिक को एक साथ मिलाया है। हालांकि हम लोग इन तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे और बाद में जो है फाइनली इसको एक साथ जोड़ करके इसका जो है हम लोग एक दूसरे से तुलना करेंगे। उसी प्रकार से इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी है, जिसके अंदर में हम लोग को एमीन पढ़ना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो ये हेलो एल्केन हेलो एरीन्स 2 चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल ईथर ये 3 चैप्टर यानी 5, एल्डिहाइड कीटोन एसिड 3 चैप्टर 8, नाइट्रोजन कंटेनिंग में 2 चैप्टर एमीन और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड 10। यानी अगर हम लोग इसको ये 4 चैप्टर को ही अलग अलग करके पढ़ते हैं तो ये 10 चैप्टर के बराबर है। साथ ही साथ पॉलीमर जो है ये आपको एक अलग टॉपिक दिया गया है। बायोमॉलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से हमने देखा है कि पिछले एग्जाम में या कई बार एग्जाम में ये देखने को मिलता है कि शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो इसमें डेरिवेशन के लिए होगा, नहीं तो मैक्सिमम जो है क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव ही रहता है। अब हम लोगों को इसमें देखना है कि किस किस 11th के किस टॉपिक का जरूरत हमारे 12th के केमिस्ट्री में है। चूंकि ये 12th का सिलेबस है, समय भी हम लोगों के पास कम है, तो हम जो है 11th के उन सभी टॉपिकों को एक साथ इसके अंदर में नहीं ला पाएंगे। आप लोग जानते हैं कि कोरोना के चलते काफ़ी दिनों तक बंद रहा, तो कम समय में ही हम लोगों को इन सब को देखना है। हालांकि एनसीईआरटी ने पहले ही अपने गाइडलाइन में ये सूचित कर दिया है कि हम फाइनल 12th के एग्ज़ाम में 30% जो है सिलेबस में कटौती करेंगे। और आप लोग ये जानते भी हैं कि बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करती है। तो जब एनसीईआरटी को फॉलो करेगी तो एनसीईआरटी जब 30% जो है इसमें से सिलेबस में से हटा रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी जो है 30% हमारे बिहार इंटरमीडिएट के भी एग्ज़ाम में से सिलेबस में से जो है ये हटेगा। तो हालांकि वो सिलेबस में से जो कट होगा वो बाद की बात है। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे, इन सभी टॉपिकों को देखेंगे और ऐसा उम्मीद है, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि हमारे जो सचिव महोदय हैं बिहार के, उनकी एक असीम अनुकंपा होगी कि हमारा जो एग्ज़ाम जो फरवरी में 12th का होता था
वो हो सकता है कि कहीं 1-2 महीना आगे बढ़ा भी दें। तो सिलेबस के अनुसार हम लोग देखते हैं तो ये 108 क्लास का टॉपिक है, सॉरी 160 क्लास का ये टॉपिक है, ठीक। लेकिन हम लोगों को जो है अगर 160 क्लास में भी इसको कवर करते हैं तो भी अगर 2-3 महीना का टाइम हम लोगों को मिल जाए आगे, 2 महीना का भी, तो ये टोटल सिलेबस हम लोगों का जो है आसानी पूर्वक कवर हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है। सिलेबस के सभी टॉपिकों को ब्रीफली देखेंगे, ठीक। आप लोग जो है बस इस चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो को जो है देखते रहिए। आपको हर इसमें जो है सिलेबस को लेकर के हर टॉपिक का आपको विशेष चर्चा करके इसको दिखाया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि 11th के किस किस टॉपिक को आपको देखना है, जिससे ये 12th का टॉपिक जो है आपको काफ़ी क्लियर हो। हालांकि जब टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इसमें का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगर वो चैप्टर का टॉपिक कोई जो है कनेक्ट होता है 11th के किसी टॉपिक से, तो उसको हम लोग जो है एक बार मॉर्फोलॉजिकल देख लेंगे उस 11th के टॉपिक को, तभी 12th के टॉपिक में हम लोग हाथ लगाएंगे। फिलहाल देखते हैं हम लोगों को इसमें जो है 11th के कुछ टॉपिक को साथ में लेकर चलना होगा। जैसे हम लोगों को 11th में पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। उस केमिकल बॉन्डिंग से हमको चाहिए ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हालांकि 12th के फिजिकल केमिस्ट्री में 11th की किसी भी टॉपिक का ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। जैसे ही हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इन करते हैं तो उसमें हम लोगों को 11th के कुछ टॉपिक हैं जिसका ज़रूरत पड़ता है। तो एक हमको केमिकल बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, ओवरलैपिंग चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चाहिए। दूसरा, एक टॉपिक हम लोग को 11th में पढ़ना है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। उस रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का चर्चा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का भी जरूरत पड़ेगा, स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तीसरा जरूरत हम लोग को पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट का। ये 3 टॉपिक भी अगर आपका क्लियर है 11th के टॉपिक में जो है, ये अगर आप क्लियर किए हैं तो आपको जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो आप लोग ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसमें एस ब्लॉक को जो है हम लोगों ने 11th में देखा है, और पी ब्लॉक के भी कुछ टॉप ग्रुप हैं जिसको हम लोगों ने 11th में देखा है। बाकी पी ब्लॉक में जो है 15th ग्रुप से लेकर के 18 तक जो है हम लोगों को इस 12th में पढ़ना है। तो हो सकता है उसमें हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के कुछ टॉपिकों का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी जो है हम लोगों को 11th के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में देखना है। और जनरल इंट्रोडक्शन जो भी होगा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का, तो उसमें हम लोग जो इसके अंदर में पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी जो एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मेटालिक नेचर है, एसिडिटी उसका है, तो इन सबों का जरूरत जो है जनरल प्रॉपर्टीज में पी ब्लॉक में भी पड़ेगा। जब भी किसी ग्रुप का चर्चा होगा, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, जब भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप का चर्चा होगा तो उसके जनरल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक इसके अंदर में इंक्लूड होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, हालांकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इसी के तहत आता है। तो हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कैसे फंक्शन है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसका कलर, ये सभी टर्म जो है हम लोगों को ये ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू ही निकलेगा, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर की जानकारी होनी चाहिए। अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है 11th के सभी ऑर्गेनिक के टॉपिकों का आवश्यकता है। और 11th में जो ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री हम लोग पढ़े उसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो आप देख रहे होंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का नॉमेनक्लेचर 11th में पढ़ना है। अल्कोहल जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सभी फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर हम लोगों को 11th में पढ़ना है। लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूज ये हम लोग को 12th में पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है जिसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसका नॉमेनक्लेचर तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ 11th में हम लोगों ने पढ़ा है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म नाम का एक चैप्टर उसके अंदर में दिया गया है जिसके तहत बॉन्ड फिजन है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, रिएजेंट है। ये सभी टॉपिकों का ज़रूरत जो है हम लोगों को 12th में पड़ेगा क्योंकि जब भी हम रिएक्शन बनाएंगे मैकेनिज्म के थ्रू बनाएंगे, और जब मैकेनिज्म के थ्रू बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या एडिशन का नाम आएगा ही आएगा। तो 11th के अंदर में जो हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन उसी के तहत में है। साथ ही साथ आइसोमेरिज्म का भी हम लोगों ने क्लास देखा है 11th में। तो उन सबों का आवश्यकता इसके अंतर्गत पड़ेगा। अब ये रहा ये सिलेबस का टर्म। अब हम लोगों को इसमें देखना है कि समय का अभाव है। जैसे हम लोग क्लास करते थे, ऑफलाइन क्लास जो भी होता था उसमें आप लोगों को देखने को मिलता था, जो पहले 11th में मेरे यहाँ पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हम लोगों का 3.5-4 महीना लेकर के चला जाता है। लगभग 1.5-2 महीना ये आपको इनऑर्गेनिक लेकर जाता है, 2-2.5 महीना फिजिकल लेकर के जाता है। हालांकि सिलेबस ये कहता है कि ये टोटल टॉपिक आपको 160 क्लास में कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है सिलेबस को तेजी में लेकर के निकलेंगे। हालांकि आपको रिएक्शन वगैरह जो है टोटल क्लियर होगा। तो ये रहा हम लोगों का 12th का सिलेबस। इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के दौरान हम लोग 11th के उन सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे, उतना ब्रीफली तो नहीं लेकिन उतना हम लोग जरूर समझेंगे जिससे हम लोगों का ये 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाए। क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि ये सिलेबस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये 12th का बैच है। तो उसमें 11th के सभी टॉपिक को अगर ब्रीफली लेकर के चलें तो टाइम टोटल उसी में चला जाएगा। हालांकि 11th का जो वीडियो वगैरह अपलोड होगा उस वीडियो को भी आप लोग देखते रहेंगे तो उससे भी आपका ये जो है काम चल जाएगा। तो कल से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल के क्लास में हम लोग देखेंगे बॉन्ड फिजन कैसे होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन का टाइप किस प्रकार से है, और एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन हम लोग कल के क्लास में समझेंगे जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप लोग जो है इन सबों को अपना देखते रहिएगा। ये सभी टर्म को समझाने का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे तो सभी पढ़ते ही हैं लेकिन सभी बच्चों को ये जानकारी ही नहीं है। जैसे केमिस्ट्री पढ़ने जाना है, मैथ पढ़ने जाना है, फिजिक्स पढ़ने जाना है, उनको मालूम ही नहीं है कि हमको फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। वो कोई टारगेट ही नहीं बना पाते हैं। उनको बस ये है कि हम केमिस्ट्री पढ़ने क्लास गए हैं, सर ये फलाना चैप्टर लिख दिए, फलाना चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और बाकी उनसे पूछा जाएगा कि आपके 12th और 11th में केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर में कितना टाइम देना है, किस चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उनको कुछ नहीं मालूम है। तो ये जो है मेन उद्देश्य ये था कि आप अगर 12th पढ़ते हैं, 11th पढ़ते हैं या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जहाँ गए हैं पढ़ने, जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उस चीज़ में आपके लिए क्या क्या है, और उस टॉपिक में, उस सिलेबस में जो है टोटल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को देखते हुए जो है आज जो है आप लोगों को ये सिलेबस समझाया गया। कल के क्लास में हम लोग बॉन्ड फिजन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।